प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार एवं पेशे से आय, पार्ट 20 भाग 20 में आपका पुनः स्वागत। हमारा अध्ययन अनवरत जारी है। गत व्याख्यान में हमने ए भाग, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रोविजंस रिलेटेड टू इनकम्स नॉर्मली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसका विस्तार से डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। इस भाग में हम शेष रहे 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले प्रारंभ करते हैं बी पॉइंट पर। अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंसेस। अप्रकट आय, अप्रकट विनियोग एवं अस्पष्ट व्ययों को आय मानना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 68 एवं 69 में कुछ विशेष प्रकार के व्यवहारों को आय माना गया है। वे इस प्रकार है। नंबर 1, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अस्पष्ट रोकड़ जमा। यदि आयकर अधिकारी की जानकारी में व्यवसाय के लेखों में ऐसी कोई रोकड़ जमा राशि आती है जिसकी स्रोत के संबंध में करदाता द्वारा कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, तो उसे आय माना जाएगा। नंबर 2, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, विनियोग जो प्रकट न किए गए हों। यदि करदाता ने गत वर्ष में ऐसे कोई विनियोग किए हैं जिनके स्रोत के संबंध में करदाता कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, तो विनियोग के बराबर राशि की अथवा जिस सीमा तक करदाता स्पष्टीकरण न दे सके उस सीमा तक की राशि करदाता की गत वर्ष की आय मानी जाएगी। नंबर 3, अनअकाउंटेबल वेल्थ, बिना हिसाब की संपत्तियां। यदि करदाता के यहाँ छापे की कार्यवाही में कोई धनराशि अर्थात चलन मुद्रा, आभूषण, कीमती धातु आदि पकड़ में आती है, परंतु करदाता इनके स्रोत के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है अथवा आयकर अधिकारी करदाता के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है, तो इसे करदाता की उस गत वर्ष की आय मानेंगे जिस गत वर्ष में ऐसी धनराशि पकड़ में आई है। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट्स नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, विनियोग जो पूर्ण राशि पर न दिखाए गए हों। आयकर अधिकारी की जानकारी में करदाता के ऐसे कोई विनियोग आते हैं जिन्हें करदाता ने कम मूल्य पर प्रकट किया हो, तो यह माना जाएगा कि जितनी धनराशि के विनियोग है एवं जिस राशि पर वे प्रकट किए गए हैं उनका अंतर करदाता की पूर्व वर्षों की आय रही होगी। अतः दोनों के अंतर के बराबर राशि करदाता के उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस गत वर्ष में यह स्थिति ज्ञात हुई है। पॉइंट नंबर 5, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, वह जो खातों में प्रकट न हो। यदि करदाता ने गत वर्ष में पुत्र पुत्री का विवाह, मकान का नवीनीकरण अथवा अन्य कोई ऐसा व्यय किया है एवं उस पर काफ़ी धनराशि व्यय की गई है, तो करदाता जिस सीमा तक व्यय के स्रोत का स्पष्टीकरण न दे सके उस सीमा तक वह
करदाता की आय मानी जाएगी और ऐसा जिस गत वर्ष में ज्ञात होगा उस गत वर्ष की आय मानकर कर लगाया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, अमाउंट बोरोड और पेड ऑन हुंडी। हुंडी पर उधार ली गई तथा भुगतान की गई राशि, अमाउंट बोरोड और पेड ऑन हुंडी। यदि करदाता ने कोई हुंडी पर ऋण लिया है अथवा हुंडी पर लिए गए ऋण का भुगतान किया है तो ऐसा ऋण एवं भुगतान केवल खाते में जमा होने योग्य चेक अथवा ड्राफ्ट द्वारा ही होना चाहिए। अन्यथा करदाता ने जिस वर्ष में ऐसा ऋण अथवा भुगतान नकद में किया है उस गत वर्ष में ऐसे ऋण अथवा भुगतान के बराबर राशि करदाता की आय मानी जाएगी। यदि हुंडी पर लिए गए ऋण को आय मान लिया जाए तो ऋण का पुनर्भुगतान नकद में करने पर भी उसे पुनः आय नहीं मानेंगे। इन सभी 6 बिंदुओं पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सीमांत दर मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी 30% की दर से कर लगाया जाएगा और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा कि उसकी कर योग्य आय निश्चित सीमा से कम है। पॉइंट नंबर सी, इनकम्स टैक्सेबल इन स्पेशल केसेस। विशिष्ट परिस्थितियों में कर योग्य आय। कुछ आय इस प्रकार की होती है कि एक परिस्थिति में उसे व्यवसाय एवं पेशे की आय माना जा सकता है जबकि अन्य परिस्थिति में उसे किसी दूसरे शीर्षक की आय माना जाता है। अतः करदाता की इस प्रकार की आय का कर निर्धारण करते समय संबंधित परिस्थितियों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी आयों से जुड़े हुए कुछ आयकर अधिनियम के प्रावधानों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति का किराया। यदि मकान व्यवसाय के सुचारू रूप से संचालन हेतु कर्मचारी को किराए पर दिया जाता है अथवा सुसज्जित मकान को किराए पर दिया जाता है तो प्राप्त किराए की आय को व्यवसायिक शीर्षक की आय माना जाएगा। इसके कुछ और उदाहरण भी है। यदि व्यापार एवं पेशे को सुचारू रूप से संचालन के लिए व्यापारिक परिसर में ही किसी बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, पुलिस स्टेशन को, बीमा कंपनी को कोई भाग किराए पर दे दिया जाए जिससे व्यापार एवं पेशे से आय प्राप्त करने में सुगमता हो तो उस आय को भी ऐसे मकानों से जो किराया प्राप्त हो रहा है वह व्यापार एवं पेशे की आय माना जाएगा। यदि करदाता द्वारा मकानों को किराए पर देने का व्यवसाय किया जाता है या व्यवसाय के स्वामित्व वाले मकानों को अन्य व्यक्तियों को किराए पर दिया जाए तो कुछ परिस्थितियां इस प्रकार हो सकती है। यदि मकानों को किराए पर देने का व्यवसाय किया जाए तो वह आय व्यापार एवं पेशे की आय ही कहलाएगी। लेकिन यदि व्यापार के स्वामित्व वाली संपत्तियां किराए पर दी जाती है तो उन्हें सामान्य नियमानुसार मकान संपत्ति से आय शीर्षक में ही कर लगाया जाएगा। लॉटरी एवं लॉटरी के व्यवसाय से आय। यदि कोई व्यक्ति लॉटरी के टिकट खरीदने बेचने का व्यवसाय करता है तो इससे होने वाली आय पर व्यापार एवं पेशे शीर्षक में ही कर लगाया जाएगा। जबकि यदि कोई करदाता लॉटरी में दांव लगाने का कार्य निरंतर एवं व्यावसायिक तौर पर भी करता हो तो भी लॉटरी से आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी।
यानी लॉटरी का इनाम सदैव अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगा। यहाँ एक विशिष्ट परिस्थिति हो सकती है। जो व्यक्ति लॉटरी के टिकट खरीदने बेचने का व्यवसाय करता है और यदि उसके पास कोई लॉटरी के टिकट बच जाते हैं, उनमें से किसी टिकट पर यदि कोई इनाम निकल आता है तो वह व्यापार एवं पेशे से आय कहलाएगी। पॉइंट नंबर 3, रेंटिंग और गिविंग ऑन हायर ऑफ बिजनेस एसेट्स, व्यापारिक संपत्तियों को किराए पर देना। यदि व्यावसायिक संपत्तियों को किराए पर देने का कार्य एक निरंतर रूप से किया जाए तो यह आय व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय मानी जाएगी। यदि कोई करदाता कुछ समय के लिए अपने व्यवसाय की मशीनें, फर्नीचर अथवा पूरी फैक्ट्री किराए पर दे देता है तो ऐसी किराए की आय अन्य साधनों से आय कहलाएगी। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट इनकम, ब्याज की आय। करदाता के व्यावसायिक बैंक खाते का ब्याज, करदाता द्वारा रुपया ब्याज पर देने के व्यवसाय की दशा में प्राप्त ब्याज, देनदारों द्वारा लगाया गया ब्याज तथा प्रतिभूतियों का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज, बैंक को होने वाले ब्याज से आय, ये सभी व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाती है। यदि करदाता की व्यवसाय एवं पेशे से कोई आय न हो तो ब्याज से आय सदैव अन्य साधनों से आय शीर्षक की आय मानी जाएगी। यदि करदाता को आयकर की वापसी ब्याज सहित होती है तो ऐसा ब्याज भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। पॉइंट नंबर 5, इनकम फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटीज। यदि करदाता अंश, म्यूचुअल फंड अथवा प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में संलग्न है तो ऐसे कार्य से होने वाली आय व्यवसाय से आय मानी जाएगी। यदि केवल मूल्यों का अंतर प्राप्त किया जाता है तो उसे सट्टे की आय यानी स्पेकुलेशन इनकम माना जाएगा। जबकि अंश, म्यूचुअल फंड एवं प्रतिभूतियों को पूंजीगत संपत्ति के रूप में रखने पर इनके क्रय विक्रय से होने वाली आय पूंजीगत लाभ माना जाएगा, कैपिटल गेन माना जाएगा। यदि लाभांश की आय कर मुक्त न हो तो सदैव अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। पॉइंट नंबर 6, गिफ्ट्स, उपहार। यदि करदाता को व्यावसायिक अथवा पेशागत संबंधों के कारण कोई उपहार नगद अथवा वस्तु के रूप में मिला है तो ऐसे उपहार का मूल्य व्यवसाय एवं पेशे की कर योग्य आय माना जाएगा। जबकि यदि किसी करदाता को व्यक्तिगत संबंधों के कारण उपहार मिला है और गत वर्ष में कुल मिलाकर 50,000 रुपये का 50,000 रुपये से अधिक का उपहार मिला हो तो उपहार की पूरी राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक के रूप में कर योग्य होगी। परंतु विवाह के अवसर पर किसी से भी प्राप्त उपहार एवं अन्य किसी भी दिन केवल आयकर अधिनियम में स्पष्ट किए गए रिश्तेदारों से प्राप्त सभी उपहार कर योग्य नहीं होंगे। वसीयत द्वारा एवं मौत की संभावना में दिए गए उपहार भी कर योग्य नहीं होंगे। यानी सार रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि उपहार की कुल राशि 50,000 रुपये से कम हो तो वह किसी से भी प्राप्त हो कर योग्य नहीं होगी। यदि उपहार स्पष्ट किए गए रिश्तेदारों से प्राप्त हो तो भी कर योग्य नहीं होंगे। इनका विवरण अन्य साधनों से आय शीर्षक का अध्ययन करते समय विस्तार से करेंगे। एवं विवाह के अवसर पर प्राप्त उपहार भी कर योग्य नहीं होंगे।
यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि दो विशिष्ट प्रकार की आय कभी भी व्यापार एवं पेशे की आय नहीं मानी जाती। नंबर एक, घुड़ दौड़ के लिए घोड़े तैयार करने से आय अथवा घुड़ दौड़ में दांव लगाने से आय। यदि कोई करदाता घुड़ दौड़ के लिए घोड़ों को तैयार करके घुड़ दौड़ के लिए बेचता है तो ऐसे व्यवसाय से आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी। इसी प्रकार से घुड़ दौड़ में दांव लगाने से यदि किसी प्रकार की जीत होने पर आय होती है तो वह आय भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में ही कर योग्य होगी, चाहे ऐसा कार्य व्यावसायिक गतिविधि के रूप में निरंतर ही किया जा रहा हो। दूसरा, अंशों पर लाभांश। भारतीय कंपनी के अंशों पर लाभांश धारा 10 उपधारा 34 में 10 लाख रुपए तक कर मुक्त है एवं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पर लाभांश कर मुक्त है। परंतु यदि विदेशी कंपनी अथवा सहकारी समिति के अंशों पर लाभांश मिलता है तो लाभांश की आय सदैव अन्य साधनों से आय शीर्षक की आय मानी जाएगी, चाहे करदाता कंपनी के अंशों का व्यापार ही क्यों न करता हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, एग्जेम्प्टेड इनकम्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्यवसाय एवं पेशे से कर मुक्त आय। व्यापार एवं पेशे से कर मुक्त आय। कर मुक्त आयों को हम पूर्व के व्याख्यानों में विस्तार से बात कर चुके हैं, परंतु व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करने की दृष्टि से यह जानना आवश्यक होता है कि कुछ आय जो व्यापार एवं पेशे शीर्षक से संबंधित होती है परंतु उन पर आयकर अधिनियम में कर नहीं लगाया जाता। उन आयों का एक एक करके अब हम विस्तार से वर्णन करेंगे। नंबर एक, एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय। भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली आय कर मुक्त होती है। इसका विस्तार से विवरण हम पूर्व के व्याख्यानों में कर चुके हैं। नंबर टू, सम स्पेशल अवार्ड्स। कलाकारों को कुछ विशेष पुरस्कारों के प्राप्त होने पर उनसे संबंधित राशि कर से मुक्त होती है। साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक कार्य एवं खेलकूद में विशेष कार्य अथवा प्रदर्शन करने पर केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं और वे पूर्णतया कर योग्य होंगे, चाहे ऐसे कलाकारों की आय व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत उनकी पेशे की आय ही क्यों न मानी जाती हो। नंबर थ्री, शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ ए पार्टनर। साझेदार द्वारा फर्म के लाभों में से प्राप्त हिस्सा पूर्णतः कर मुक्त होता है। यदि साझेदारी संस्था के लाभों का बंटवारा करने पर किसी साझेदार को कोई राशि प्राप्त होती है तो इसे साझेदार के लिए कर मुक्त आय माना जाएगा, क्योंकि फर्म ने इस आय पर पहले से ही कर चुका दिया होता है। पॉइंट नंबर 4, शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ एचयूएफ ऑफ ए मेंबर। सदस्य द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार के लाभों में से प्राप्त हिस्सा भी कर मुक्त होता है। यदि किसी हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किसी सदस्य के लाभ के हिस्से के रूप में कोई राशि दी जाती है तो इसे सदस्य के लिए कर मुक्त आय माना जाएगा, क्योंकि इस आय पर भी परिवार ने कर चुका दिया है। एग्जेम्प्टेड ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे पीरियड। कर अवकाश वर्षों में आयकर से मुक्ति। अनेक दशाओं में निर्यात हेतु अथवा नवस्थापित औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के प्रथम 10 से 15 वर्षों में लाभों से मुक्ति मिलती है। यह हम आगे आने वाले अध्याय में विस्तार से वर्णन
समझेंगे। आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रकार के करदाताओं को विभिन्न परिस्थितियों में कर से छूटे दिए जाने का प्रावधान है। इनका आगे आने वाले व्याख्यान में विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ पर इतनी बात समझने योग्य है कि यदि करदाता को आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कर अवकाश वर्ष यानी टैक्स हॉलिडे पीरियड मिला हुआ है तो उस अवधि में व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय कर से मुक्त होगी एवं इस शीर्षक में करदाता को कर चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार हमने आयों के संबंध में व्यापार एवं पेशे शीर्षक के सभी नियमों एवं प्रावधानों को समझने का प्रयास किया। अब जो उसका दूसरा पहलू है व्ययों के संबंध में, इसके बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।